तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 ऑफ एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस और इसके इक्वेशंस लिखने के ऊपर ध्यान देंगे। आज की ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। इसकी एक एक चीज जो मैं केमिकल रिएक्शन लिखवाऊंगा वो पेपर में आएगी। आने से क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी भी आएगी, उसके यूजेस भी पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को प्लीज आप स्किप ना कीजिए। अगर आपको आता है तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, 2x पे या 1.5x पे अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना। इससे पिछली क्लास में मैंने एक पीएच वैल्यू, जो पीएच स्केल है हमारा, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं, उस पीएच स्केल के बारे में बताया था। पीएच स्केल की प्रॉपर्टी जानी थी कि हम उसमें कैसे क्लैरिफाई करते हैं कि वो एसिड है या बेस है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमने समझा था। तो मैं एक छोटे से रिकैप के साथ में पीएच स्केल को स्टार्ट करता हूं और फिर आज का सेशन जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। एक छोटे से रिकैप दे देता हूं पीएच स्केल का। क्यों? क्योंकि ये पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है? एक हमारे पास स्केल होता है 15 सेंटीमीटर वाला, नहीं, इसमें क्या होता है 14 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इसमें हमारे 14 तक काउंटिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे जो 7 नंबर होता है, ये क्या होता है? ये न्यूट्रल पोजीशन होता है। न्यूट्रल पोजीशन मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल पोजीशन मतलब होता है कि यहाँ पे ये 7 जो है, 7 वैल्यू डिसाइड कर देता है कि वो जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो सब्सटेंस है, वो एसिड है या बेस है। ये कौन बताएगा? 7 बताएगा। अगर एसिड है, अगर जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है, तो एसिड का पीएच वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? लेस देन 7 होगा। पीएच वैल्यू लेस देन 7 अगर है तो वो एसिडिक मीडियम का है, एसिडिक बिहेवियर करेगा। अब जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे एक अगर हम इसका ग्राफ बना लें, हम ऐसे समझते हैं ये 7 है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ऐसे करके जो हमारी जो यहाँ पे क्या होती है, OH कंसंट्रेशन जो होती है, H प्लस साइंस की जो कंसंट्रेशन होती है, एसिडिक मीडियम जो होता है वो बढ़ता है। तो एसिडिक मीडियम यहाँ पे इंक्रीज करता है। जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होते जाती है वैसे वैसे एसिडिक वैल्यू जो होता है इधर इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इधर मतलब 7 से इधर एरो मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम जो है उसका इंक्रीज कर रहा है, H प्लस साइंस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और ऐसी जो 7 के बाद वाले जो नंबर होते हैं, अगर पीएच वैल्यू 7 से बड़ा आता है तो क्या होता है? वो बेस होता है हमारा। तो बेस के लिए क्या करेंगे? बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। तो यहाँ 7 से लेकर यहाँ 14 तक क्या होता है? OH माइनस आइंस जो होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। बढ़ने से क्या होता है? इसके अंदर जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा? बेसिक मीडियम बढ़ेगा, बेसिक मीडियम इंक्रीज। बेसिक मीडियम जो होगा वो 7 से 14 की साइड पे तो वो क्या करेगा? इंक्रीज करने लगेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को पहचानने के लिए मैंने बताया था कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा H प्लस आइंस प्रोड्यूस करेगा कम टाइम में, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कम टाइम में ज्यादा OH माइनस आइंस प्रोड्यूस करेगा। फिर हमने सॉल्ट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक सॉल्ट बनाते हैं और वाटर। तो ये जब एसिड और बेस मिलकर जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये जो एसिड बेस के जो आइंस होते हैं, आइंस, ये क्या वाटर फॉर्म कर लेते हैं। एसिड का H प्लस साइन और बेस का OH माइनस साइन मिलकर वाटर फॉर्म कर लेते हैं और इसमें एक सॉल्ट भी बनता है। ये सॉल्ट क्या करता है? इस रिएक्शन को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। और तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम की बात हो गई। यहां से हमने छोटे से रिकैप के साथ हमने देख लिया कि पीएच स्केल क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी जान ली कि हम कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अगर आप एसिड रेन की बात करो, इसी में आ जाता है कि एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू ये कितनी होती है? 5.5 होती है। जब आप देखते हो ना, जब बारिश होती है तो जब पहली बारिश होती है मौसम की, तो उसमें नहाने नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों? हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं नहाना चाहिए पहली बारिश में, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हमारे कई टाइम से बारिश नहीं होती, तो हमारे जो भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, ये सारे क्या होता है? एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होते होते क्या होता है? इसमें जो होता है वो एसिड और टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगते हैं। फिर जब पहली बारिश होती है तो उस बारिश के जरिए क्या होता है? वो सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बारिश के जरिए जमीन पे आ जाता है और जो हमारे शरीर पे पड़ेगा तो हमें कई तरह के डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से स्किन कैंसर होता है, जो कि फेमस है। स्किन कैंसर भी हो सकता है,
स्किन कैंसर। तो ऐसे डिजीजेस से बचने के लिए हमें नहीं नहाना चाहिए। और उस रेन को जो होती है, जो पहली बारिश, उसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 5.5 होती है, यानी 7 से कम है, इसलिए एसिड एसिड नाम दिया है। और रेन यानी वो बारिश होती है, इसलिए एसिड रेन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा पीएच स्केल हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इसके केमिकल रिएक्शंस की तरफ। केमिकल रिएक्शंस क्या होगा और इसकी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे और उनके यूजेस देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर इस छोटे से अमेजिंग पीएच स्केल के रिकैप के साथ। इसमें बात करेंगे कि एसिड जब रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, तो आप इसे ऐसे याद रखना है, एसिड प्लस मेटल। मेटल बुक में ऐसे शो किया, तो हम इस पे एग्जांपल लेके भी करेंगे। तो एसिड और जब मेटल रिएक्ट करेंगे तो ये क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस सॉल्ट तो निकलेगा ये, और यहाँ पे प्लस में क्या होगा, H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। जब भी कोई गैस निकलती है उसे हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, इसके एग्जाम्पल में हम ले ले जैसे जिंक, और मैं एसिड में ले ले हम यहाँ पे क्या, सल्फरस एसिड H2SO3, और मेटल में ले ले जिंक। तो ये क्या देगा हमें, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ZnSO3, और प्लस में ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। इसको, इस एसिड का नाम जो है वो क्या, सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है ये, सल्फरस एसिड है। सल्फ्यूरिक में H2SO4 होता है, और सल्फरस में क्या होता है, H2SO3। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू सल्फरस एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये ज्यादा, मतलब ज्यादा क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वाला ज्यादा होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। और जो सल्फरस एसिड है ये इसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो इसमें हो गया होगा आपको क्लियर कि ये अलग अलग एसिड है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया, तो पहली रिएक्शन होगी हमारी। फिर हम दूसरा कि जब एसिड रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब मेटल रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड से, तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट बनेगा कोई सा, फिर प्लस में H2O वाटर बनेगा, और फिर यहाँ पे प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो होती है वो इवॉल्व होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर निकालनी है तो किसी भी मेटल कार्बोनेट से एसिड को रिएक्ट करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में हम देखें, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं मेटल कार्बोनेट में Na2CO3, और प्लस में एसिड में ले लो कौन सा, HCl ले लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, प्लस में H2O, प्लस में यहां पे क्या, CO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो ये मेटल कार्बोनेट और एसिड का हो गया। आप देख लेते हैं एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम एसिड से कराएंगे तो ये क्या देगा हमें, ये भी सेम चीज देगा, क्या देगा, ये भी सॉल्ट देगा, प्लस में वाटर देगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। लेकिन इसके सॉल्ट में और इसके सॉल्ट में जो है डिफरेंस होगा, सॉल्ट अलग अलग देगा, इनकी कंसंट्रेशन जो होगी सॉल्ट की वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट जो है, जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों में सेम निकलते हैं, चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में ले लेते हैं, बड़ा ही फेमस है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये रिएक्ट कराएंगे एसिड से, एसिड में HCl, तो ये क्या देगा हमें, कैल्शियम क्लोराइड, प्लस में वाटर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैल्शियम क्लोराइड, ये गैस जो नहीं, ये जो सॉल्ट बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर को क्या करता है, वो ड्राई करने में मदद करता है, एटमॉस्फेयर की सारी गैसेस को ड्राई करने में मदद करता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है।
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि क्या होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है। ये क्या होता है सॉल्यूबल इन वाटर होता है, सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन H2O वाटर, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या होता है सॉल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। और ये एसिड रिएक्ट करा है, कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। अब इसी में ये जो होता है, अगर हम इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन की जगह हम एक और रिएक्शन लिखें, ये रिएक्शन सही है लेकिन मैं इससे रिलेटेड एक और रिएक्शन लिखवाना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। तो यहां पे अगर मेटल कार्बोनेट में हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम रिएक्शन कराते हैं HCl से, तो ये जो सब्सटेंस फॉर्म करेगा ये क्या करेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस में ये क्या करेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन में जो ये जो कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या, ये इनसॉल्यूबल है वाटर में, ये वाटर में घुल नहीं पाता। ये क्यों, क्योंकि ये क्या व्हाइट पीपीटी है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, तो ये इनसॉल्यूबल है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, जब हम उसका रिएक्शन कराते हैं, ये वाटर है, एक सेकेंड, ये वाटर में डालना है हमें, है ना। तो ये वाटर में हमने डालना है, ठीक है। ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है। तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, पहले तो ये इनसॉल्यूबल होता है वाटर में घुल नहीं पाता, लेकिन जब हम इसे रिएक्शन कराते हैं और इसमें हीट पास कराते हैं, इसमें क्या करते हैं हीट पास कर, वाटर में डालते हैं, जब हीट पास कराते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। और ये क्या है, ये सॉल्यूबल है वाटर में। तो इनसॉल्यूबल को सॉल्यूबल बनाने में क्या करना पड़ा हमें, तो हमें हीट की जरूरत पड़ी, हीट देने की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले इनसॉल्यूबल था अब सॉल्यूबल बन गया। तो इस प्रोसेस से हम किसी भी इनसॉल्यूबल को सॉल्यूबल में बना सकते हैं। ये रिएक्शन जो है ये एग्जाम में आई हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले रिएक्शंस की तरफ। हमने अभी 2 देखे, अभी 2 और बचे हैं, तो हम वो करेंगे। मिटा देते हैं इसे। इट रिएक्ट विथ, इसमें लिख लेते हैं मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में हम एसिड को जब रिएक्ट कराते हैं किससे, मेटल ऑक्साइड के, जो मेटल का ऑक्साइड हो, तो वो क्या फॉर्म होता है, वहां पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। जैसे हम एग्जांपल में ले लें Na, यहाँ पे एसिड है, तो एसिड में हम ले लेते हैं कौन सा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, और प्लस में मेटल ऑक्साइड में ले लेते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोडियम सल्फेट NaSO4, Na2SO4, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाटर साथ में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक एसिड और मेटल ऑक्साइड का क्या हुआ रिएक्शन हुआ, इसमें सॉल्ट और वाटर निकला। तो मैं बता दूं जो अल्कली मेटल होते हैं, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो, तो जो पहली लाइन में आते हैं, है ना, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, ये जो पहली लाइन में आते हैं ना, जिन्हें हम अल्कली मेटल कहते हैं। तो अल्कली मेटल के जो अल्कली मेटल जो फर्स्ट ग्रुप में होते हैं ना, फर्स्ट ग्रुप में जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें जो अल्कली मेटल होते हैं उनका जो ऑक्साइड होता है, वो जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाते हैं, वो क्या होता है नेचर में बेसिक होता है। तो ये क्या नेचर में क्या होता है बेसिक होगा, नेचर में क्या कैसा शो करेगा, ये बेसिक करेगा। नेचर में ये Na2 जो है, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम जो है ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग मेटल है अगर उसका ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग मेटल क्या होगा कि नेचर में तो स्ट्रॉन्ग मेटल जैसा शो करेगा, लेकिन जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा तो उस मेटल का जो ऑक्साइड है वो नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में, ठीक है। और जैसे जो पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, पोटेशियम ऑक्साइड, वो भी क्या होता है नेचर में बेसिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचर जो होगा इसका बेसिक हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे भी देखें तो ये मान लो कि अज्यूम कर लो कि ये तो एसिड है, ठीक है, और ये बेस, मेटल ऑक्साइड जो होगा वो जनरली वो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो एक्सेप्शंस है कुछ जो कि मेटल ऑक्साइड है, जो कि नहीं होते, बेसिक नेचर के नहीं होते, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो लेकिन ज्यादातर जो होते हैं मेटल ऑक्साइड वो क्या होता है बेसिक नेचर के। तो अगर हम देखें, हमें पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है और वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो वो तो पता है। लेकिन हम इसमें भी तो देख सकते हैं कि ये एक एसिड है, ये बेस है, तो ये रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, एक
सॉल्ट और वाटर, तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कह सकते हैं, तो क्योंकि कि ये जो होगा बेसिक नेचर में बेसिक होगा। तो हमने ये तो जान लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब आपने सुना होगा कि चाय बनाते टाइम हमें पानी में चाय पत्ती डालनी है या चाय पत्ती में पानी डालना है ना। ऐसा सुना होगा कि दूध में शक्कर डालना है, शक्कर में दूध डालना है। ये यही बात है, इसमें इस चैप्टर में भी एक एसिड है, एसिड बेस है, जिसमें हमें बताया जाता है, हमें हमें हमारे क्वेश्चन होता है कि हम पानी में चीनी डालें या चीनी में पानी डालें। बात तो एक ही है, लेकिन बात एक नहीं है। ये हमारी केमिस्ट्री हमें बताती है कैसे कि जो एसिड होता है और बेस होता है, हमें क्या करना होता है, हम मान लो हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, अब हमें उसका यूज करना है, तो हम उसे ऐसे तो नहीं कर सकते, वो बहुत हार्म करेगा। तो उसे यूज करने के लिए क्या करते हैं, हम उसका डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने में क्या होता है, हम उसमें जो परसेंटेज ऑफ वाटर होता है उसको इंक्रीज करते हैं। तो हमें क्या होता है, एसिड को पानी में डालना है या फिर पानी को एसिड में डालना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आम क्वेश्चन है। हमें लगता है ये आम है, लेकिन ये क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बॉडी को डैमेज होने से बचा सकता है। अगर आप एसिड को डाइल्यूट करते वक्त अगर आपने ध्यानपूर्वक अपने जो सावधानियां वो नहीं बरखा, तो फिर ये हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करना हो तो हमें पहले वाटर लेना चाहिए, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, जितना भी हमें करना है डाइल्यूट। और वाटर में क्या करना है, हमें एक एक बूंद करके या और कम कम मात्रा में, जितना भी आपके पास ड्रॉप हो ड्रॉप से डाल लो, कम कम डालनी है एसिड, जितनी भी तुम्हें क्या करनी है, डाइल्यूट करनी है, तो कम कम डालना। और एक स्टीयरिंग ले लेना या कोई एक ग्लास चम्मच सा या कुछ जो कांच की हो, ठीक है, और उसको ना कॉन्स्टेंटली स्टीयरिंग हिलाते रहना, ठीक है, और धीरे धीरे डालना और हिलाते रहना, और ज्यादा तेज नहीं हिलाना, ठीक है, नहीं तो उससे क्या होगा, एसिड की जो बूंदे होगी वो हाथ पे पड़ेगी और हाथ पे फिर निशान छोड़ जाएगी। तो इसलिए इसको करने के लिए हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंटली स्टीयरिंग करने रहना है, ताकि जो एसिड हम डाले वो तुरंत ही पानी में घुल जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि एसिड डाइल्यूट हो जाएगा और हार्म भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है, थ्योरी है इसमें, मतलब वही है कि एडिशन ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड्स एंड बेसिस। तो इसमें क्या होता है, व्हेन वी, हम इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये थ्योरी का पार्ट है। व्हेन वी एड, व्हेन वी डाइल्यूट acid, base, we must have secured the intended to acid added to water, not other way. Acid added to water, not other way. Acid added to water with constantly stirring, otherwise acid may cause damage your skin and glass cause splash out तो ये क्या है कि व्हेन वी डाइल्यूट एसिड, जब हम एसिड या बेस को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या ध्यानपूर्वक रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है कि जो एसिड है वही हमेशा वाटर में डालें, वाटर को एसिड में नहीं डालना। क्यों? क्योंकि कि एसिड या जो भी बेस को आप डाइल्यूट कर रहे हो वो क्या होता है, बहुत कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होता है उसमें, इसलिए आप उसी को तो कम करने के लिए डाइल्यूट कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन में कभी नहीं डालना। जो वाटर होता है उसमें क्या करो, जो कंसंट्रेशन एसिड या बेस उसको क्या करो, थोड़ा थोड़ा डालो और कॉन्स्टेंटली स्टीयरिंग करते रहो।
क्यों ये कॉन्स्टेंटली स्टीयरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम एक ही साथ डाल देंगे वाटर में तो क्या होगा, उसके छींटे पड़ेंगे, छींटे पड़ने से क्या होता है, वो रिएक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है। हीट निकलने की वजह से क्या होता है, वो अगर एसिड आपके हाथ पे पड़ेगा तो निशान छोड़ देगा, या फिर हाथ पे छेद ही कर दे, तो ये होल कर दे, तो ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा डेंजर हो जाता है। या फिर आपने जिस ग्लास के टम्बलर में उसे रखा है वो क्या करे, फट जाए तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, कॉन्स्टेंटली स्टेन करना होता है, ताकि जो उसकी कंसंट्रेशन है उसे हम उसकी कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं और उसका डाइल्यूशन जो है वो बढ़ा सके। तो इसलिए ये प्रोसेस होता है, इसलिए ये प्रोसेस जो होता है डाइल्यूशन का, इसे हम बहुत ही केयरफुली से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले रिएक्शंस की तरफ, तो बताने जा रहा हूं, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ, आपने लिख लिया होगा। तो क्या है वो मजेदार ट्रिक, तो मैं अभी आपको एक मजेदार जो चीज है वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मजेदार चीज क्या है, वो मजेदार नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको लगेगा यूनिक। क्यों? क्योंकि कि हमने जनरली जाना था कि एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें क्या क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना। इतना जाना था और इतना ही जानना है, लेकिन थोड़ी सी इसमें क्या आपको नई चीज लगेगी कि एक ऐसा बेस है, एक ऐसा बेस है जो कि मेटल से रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी सॉल्ट तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस भी दे रहा है। जबकि हमने जाना था कि एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तभी हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस भी रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व कर रहा है। तो रिएक्शन अगर हम देखें उसकी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि जो हमारा बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करेगा, ये एसिड से। एसिड कौन सा है, H2SO4। तो ये क्या यहाँ पे दे रहा है हमें, यहाँ पे ये दे रहा है कि ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन को तो रिप्लेस करेगा, ये क्या बना लेगा, Na2। यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये रिएक्ट करेगा किससे, जिंक से। जिंक जानते हो कि ये एक मेटल है, और ये क्या है, बेस है। मेटल का रिएक्शन बेस के साथ, जबकि हमने जाना था कि मेटल का रिएक्शन तो एसिड के साथ होता है तभी वो हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन यहाँ पे मेटल का रिएक्शन हो रहा है बेस के साथ जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2, ZNO2, और प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये है ना यूनिक बात। हमने क्या जाना था कि जो एसिड होता है वो रिएक्ट करता है मेटल से तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है ना, अच्छी बात। तो इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, जिंकेट। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट, ये जिंकेट का जो होता है ये क्या होता है, ZNO और इस पे -2 चार्ज होता है, और जब ये सोडियम से रिएक्ट करता है तो सोडियम के पास क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये 2 इस पे चला जाता है और ये प्लस वाला इस पे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, Na2ZNO2। ठीक है, तो ये सोडियम जिंकेट है हमारा। तो यहाँ पे देखा ना कि बेस ने भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाली, और हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है एसिड तभी हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसने भी हाइड्रोजन गैस निकाल दी। तो ये रिएक्शन आपकी बुक में अकेली दे रखी है, तो ये रिएक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि जो एक मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो ये क्या होता है, एक मेटल के ऑक्साइड होते हैं जिसमें क्या होता है वो एसिड से रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, ये दोनों में क्या सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं, है ना, कितनी अजीब बात। हाँ, तो ऐसे 2 स्पेशल ऑक्साइड है मेटल के जो कि एम्फोटेरिक है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, दोनों में वो सॉल्ट प्लस वाटर ही फॉर्म करते हैं। तो ये क्या होता है, these oxides, these are metal oxide, metal oxide which react with acid and acids as well as acids as well as base, bases. It will produce, it will it will form salt
एंड वाटर। वाटर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है, इसमें क्या होता है, मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करे, वो मेटल ऑक्साइड वो एसिड के साथ रिएक्ट करे या फिर बेस के साथ रिएक्ट करे, वो दोनों ही केस में क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल में जो आ जाते हैं, एग्जांपल में क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है जिंक ऑक्साइड, है ना, जिंक ऑक्साइड, और दूसरा कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, मेटल के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, दोनों ही क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो हम देख लेते हैं, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, Al2O3, जब इसका रिएक्शन HCl से कराया गया, ये एक एसिड है, तो ये क्या बनाएगा, AlCl3 और प्लस में वाटर, क्या बना, सॉल्ट और वाटर। अब देखो ये एसिड था, अब इसी का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, Al2O3 प्लस में बेस में ले लो NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या बना देगा, NaAlO3 प्लस में वाटर। अरे NaAlO3 ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सी चीज बन गई भाई, हमें तो पता ही नहीं। तो ये क्या बना है, एल्यूमिनाइट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनाइट। एल्यूमिनाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AlO3, और इस पे -1 चार्ज होता है, और सोडियम पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है। तो ये माइनस वाला इधर आ जाता है, प्लस वाला इधर आ जाता है, तो वो सीधा NaAlO3 लिखा गया। तो ये क्या था, एल्यूमिनेट, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एसिड के साथ रिएक्ट किया तब भी सॉल्ट और वाटर, बेस के साथ रिएक्ट किया तब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ। तो ये क्या, ऐसे ऑक्साइड को एक अलग से नाम दिया गया एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के दो एग्जांपल्स हो सकते हैं, दो एग्जांपल है, जैसे हमारे सिलेबस में जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। भैया आपने तो दोनों में एल्यूमिनियम की बताई, जिंक की भी दो, देखते हैं जिंक Zn। अभी जिंक की तो देखी थी एक हमने, जो सोडियम जिंकेट बना था, उसमें क्या था, बेस के साथ रिएक्ट हुआ था, लेकिन वो तो जिंक मेटल था ना भैया। तो ठीक है, इसमें जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं हम, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO, और प्लस में पहले एसिड लेते हैं HCl, तो इसमें क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O, और यहां पे बेस के साथ कर ले तो ZnO प्लस में NaOH। तो ये क्या बना लेगा, NaZnO2 वाटर, है ना, डस्ट कर दिया। ये क्या बनेगा, पहले तो थोड़ा सा, ये जिंक क्या बनेगा, Na2ZnO2, ये क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया, वाटर निकल गया, तो ये क्या हो गया, एक सॉल्ट हो गया, वाटर फॉर्म हो गया। इसमें हमने एसिड और मेटल ऑक्साइड लिया, इसने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया। तो सेम चीज क्या हो रहा है, सिर्फ इन दो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के साथ ही होता है, और भी है लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यही है, ठीक है, वो तो आगे की चीज हो जाती है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। अब हम बढ़ते कुछ कॉमन सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी पे, जिसकी रिएक्शंस और यूजेस पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं। कॉमन सॉल्ट्स के ऊपर चलते हैं, कॉमन सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट्स। सबसे पहले जो कॉमन सॉल्ट आता है आपको पता होगा, दैट इज क्या आता है, हमारा खाने वाला नमक, जिसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। सोडियम नहीं, हम तो टाटा नमक बोलते हैं, नहीं वो तो हम बोलते हैं ना, लेकिन साइंटिफिक नेम जो है उसका क्या है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है ना, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। तो इसके बारे में क्या ही जानना, ये सारी चीजें तो हमें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता है, लेकिन एक चीज जो है, जो ये NaCl होता है, इसका यूज किया जाता है और भी सॉल्ट बनाने में। जैसे इसका यूज किया जाता है, हम बेकिंग सोडा बना रहे हो, जो कि हम किचन में यूज करते हैं, वो भी एक कॉमन सॉल्ट में आता है, जो हम डेली लाइफ के बेसिस पे यूज करते हैं, वो उसमें भी इसका यूज आता है, ठीक है। तो ये NaCl जो होता है, ये क्या होता है, इट विल फॉर्म, ये कब बनता है, when acid react with base। ये जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तब ये NaCl फॉर्म होता है, और इसको और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो दिस प्रोसेस is also known as neutralization reaction, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तीसरा क्या, इट इज यूज्ड टू फॉर्म, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इतना बड़ा नाम, जिसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो किचन में यूज होता है वही वाला, हाँ, उसके फॉर्मेशन में NaCl काम आता है, ठीक है। तो हमने एक सॉल्ट के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमारे पास जो दूसरा सॉल्ट आता है दैट इज क्या आता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की जो रिएक्शन है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। बेकिंग सोडा, तो ये कैसे फॉर्म होता है, इट प्रोड्यूस जो बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ, इसकी जो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए जो सब्सटेंस जो नीड होती है वो ज्यादा होती है। जैसे एक में क्या होता है, इट प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ NaCl, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl, इसके बाद क्या आ जाता है वाटर, जो हम H2O कहते हैं, वाटर, और फिर अमोनिया। अमोनिया, अच्छा आप नहीं जानते, अरे जानते हो, कैसे नहीं जानते, NH3 होता है, अमोनिया पता है, हाँ अमोनिया यूज होता है, ठीक है। तो इसके रिएक्शन में एक अमोनिया यूज होता है, वाटर यूज होता है, NaCl यूज होता है, और एक चीज और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इतनी सारी चीज चाहिए बेकिंग सोडा को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन लिखे तो NaCl प्लस में फिर क्या चाहिए, वाटर, पहले हम N वाले लिख लेते हैं NH3, फिर वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा अमोनियम क्लोराइड, NH4, जिसको क्या बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, लगा दिया अमोनियम क्लोराइड, और प्लस में NaHCO3, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4, हमारे पास जो NH4 ये कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 5 3 2 5, हाँ हाइड्रोजन भी 5 है, सोडियम 1 है ना, हाइड्रोजन ये देखो पहले से बैलेंस है, सोडियम, फिर यहाँ पे क्लोरीन, फिर यहाँ पे क्लोरीन 1, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन की बात करें तो 3 ये और 2 ये 5 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है, 5 हो गए। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन देखे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 3, और यहाँ पे भी 3 है। तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, और जिसमें से ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है हमारा, अमोनियम क्लोराइड है। और ये जो बना है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बेकिंग सोडा, गंदा कर दिया, बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा तो हमने फॉर्म कर लिया, अब इसके यूजेस के ऊपर चलते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेस खाली कर देते हैं। बेकिंग सोडा यूजेस, तो इसके यूजेस में क्या होता है, पहले तो ये हम किचन में यूज करते हैं, यूज इन किचन, फिर ये एक मेडिसिन के तौर पे भी यूज करते हैं, कैसे, यूज्ड इन मेडिसिन के रूप में भी इसे यूज करते हैं, टू रिलीफ व्हेन नेटल स्टिंग या फिर आंट स्टिंग। तो इसको हम मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं, कब करते हैं, जब हमें कांटा कट जाता है या फिर जो चींटी होती है वो काट लेती है, तो उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है वो ना, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास जलन बहुत होती है हमारी स्किन पे, तो उसके लिए जब हम उस पर बेकिंग सोडा रख कर लेते हैं तो हमें रिलैक्स मिल जाता है, ठीक है। तो इसका यूजेस हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक और सॉल्ट के यूजेस पे चलते हैं जिसका नाम है क्या, NaOH, इसको नंबरिंग दे देते हैं सही से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दूसरा सॉल्ट है ना हमारे पास, नहीं पहला तो वो था NaCl, फिर दूसरा बेकिंग सोडा, अब ये तीसरा है। तीसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका यूज क्या करने में आता है, इसका यूज क्लोरअल्कली प्रोसेस को परफॉर्म करने में आता है। क्लोरअल्कली प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जब हम ब्राइन वाटर, जो नमक का पानी होता है, यानी जिसमें जिस वाटर में NaCl जो नमक होता है वो घुला होता है, अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, जब ये इसमें क्या फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है और दो गैसेस निकलती है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, इसलिए हम इसको क्लोरअल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, when we supplied
इलेक्ट्रिसिटी टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसे क्या बोलते हैं हम, ब्राइन वाटर के नाम से जानते हैं, ब्राइन वाटर। जब हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो इट विल प्रोड्यूस ये क्या प्रोड्यूस करता है, Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इट विल प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्लोरीन गैस एंड ऑल्सो हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हम नमक के पानी में NaCl, इसके रिएक्शंस लिखे तो ये क्या होता है, NaCl प्लस वाटर, इन दोनों के सॉल्यूशन को ब्राइन वाटर कहते हैं। जब इसमें हम क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है, NaOH प्लस में क्लोरीन गैस और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब ये क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। इसका क्या है कि एक यहाँ पे अगर एक्टिविटी में आप देखो तो यहाँ पे एक ऐसे करके वो वेसल्स ले रखा है, ये वेसल, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, वाटर का लेवल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक होगा एनोड, एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होगा कैथोड। जब ये इसमें क्या नमक का पानी है, ठीक है, और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब ये क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये एनोड जो पॉजिटिव है वो इसके यहाँ पे ऐसे से इकट्ठा हो जाएगा, इसके बॉटम पे ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड्स पे चिपक जाएगा। और ये हाइड्रोजन गैस जो है ये कहाँ पे, ये हाइड्रोजन गैस कैथोड पे आ जाएगी, ऐसे ये कैथोड के जो इलेक्ट्रोड्स है उस पे चिपक जाएगी। तो हमें अगर फाइंड करना हो कि इसमें हाइड्रोजन गैस कहाँ है और क्लोरीन गैस कहाँ है, तो हम सीधा से इलेक्ट्रोड्स को ले सकते हैं। अगर क्लोरीन चाहिए तो एनोड इलेक्ट्रोड्स को ले लो, और अगर हाइड्रोजन गैस चाहिए तो कैथोड इलेक्ट्रोड्स पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस जो H2 गैस है ये कहां मिलेगी, एट कैथोड, और जो क्लोरीन गैस है ये कहां मिलेगी हमें, एनोड पे, एट एनोड, ये एनोड इलेक्ट्रोड्स पे हमें मिल जाएगी। तो ये क्लोरल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। तो हमने ये देख लिया। अब एक और सॉल्ट की तरफ चलते हैं जो कि है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो हमने कर लिया, लेकिन जो सॉल्ट है वो बेकिंग सोडा के डिकम्पोजिशन से बनती है। डिकम्पोजिशन से कैसे, जब हम बेकिंग सोडा में हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एक सॉल्ट फॉर्म होता है। उस सॉल्ट में क्या होता है, वो सॉल्ट ही हम पढ़ेंगे, और उस सॉल्ट का जो नाम होता है वो होता है वॉशिंग सोडा। उस पर चलते हैं। ये हो गया हमारे यहाँ पे, मैं मिटा देता हूं। तो ये जो प्रोसेस हमने देखी थी, इस प्रोसेस का नाम है क्लोरल प्रोसेस। तो अब हमारा यहाँ पे जो फोर्थ सॉल्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, वॉशिंग सोडा, वॉश यानी धोना, धोने वाला सरफ जो होता है ना, जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो ऐसे बनता है। इसका फॉर्मेशन पहले हम बाय द रिएक्शन समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हम इसमें क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये क्या बना लेगा, Na2CO3 और प्लस में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये Na2O3 जो है इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट जो है यही है हमारा वॉशिंग सोडा जब क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो ये क्या, इसमें क्या, इसके साथ क्या होता है, वाटर के 10 ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं, जो मैंने बताया था डॉट के साथ लिखते हैं, डॉट 2H2O लिखते हैं ना, वैसे ये इसमें क्या होता है, डॉट 10H2O होते हैं। तो ये फॉर्मेशन इसका ऐसे होता है वॉशिंग सोडा का। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट विल प्रोड्यूस बाय द decomposition of
बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के डिकम्पोजिशन से बनता है। इसकी रिएक्शन जो लिखी थी लिख देता हूं, ये हीट, ये Na2CO3 H2O वाटर। इसकी क्रिस्टलाइजेशन जो फॉर्म होती है, वॉशिंग सोडा इन crystallization in crystal ये क्या हो, क्रिस्टल में क्या होता है, जब हम इसमें Na2CO3 में जब हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो जब हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, Na2CO3.10H2O। ये क्या है, वॉशिंग सोडा की क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है, जो कि ये क्या डॉट NH2 मतलब 10, जब ये क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा तो वाटर के 10 जो इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमने वॉशिंग सोडा के ऊपर बात कर ली। अब बढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर जो हम यूज करते हैं, किस कहां यूज करते हैं, लॉन्ड्री में, वॉशिंग में, इन सब में जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है उस पर चलेंगे। तो हमारा फिफ्थ आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर। मैं इसे मिटा देता हूं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड पढ़ते हैं इसे। इट इज डिनोटेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड थ्रू its actual composition is quite complex। इसकी जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम हमारे सिलेबस में कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड जो CaOCl2 के से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और जानते हैं, और हमें यही जानना है ये जो है इसका एक्चुअल कॉम्पोजिशन। ये 12वीं में भी नहीं है, ये उसके आगे वाली क्लासेस में जब आप आफ्टर जब इसमें स्पेशलाइज करोगे ना कोई कोर्स, तब आप जानोगे कि इसका जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है वो क्या है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके फॉर्मेशन पे चलते हैं, ये कैसे फॉर्म होता है। तो इट विल form by the action of ये किसके एक्शन से होता है, क्लोरीन के, by the action of chlorine gas on ड्राई यानी सूखा स्लैग लाइन की जल्दी से फॉर्मूला बताओ क्या है, इसका दूसरा नाम भी बताओ, इसको हम किस नाम से जानते हैं कॉमनली, आपने बता दिया होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, वैसे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन जिन्हें नहीं पता इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। तो इसमें क्या होता है, जो स्लैग लाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका दूसरा नाम लाइम वाटर होता है, स्लैग लाइम होता है। कॉमन नेम जो होते हैं इनके स्लैग लाइम और लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। जब इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्लोरीन गैस के साथ, जो कि क्लोरोअल्कली प्रोसेस में क्लोरीन गैस निकली थी ना, उस वाली क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं। और हमें ये स्लैग लाइन कैसा लेना है, ड्राई लेना है, यहाँ पे लिखा है ड्राई स्लैग लाइन। इसका रिएक्शन कराते हैं तब ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड, और प्लस में ये क्या देगा, वाटर देगा। तो ये क्या हमारा ब्लीचिंग पाउडर, नहीं इसका नाम ही लिख देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट 99% कवर अप कर लिया है। बस इस चैप्टर में क्या करना है, क्वेश्चन लगाने की देरी है। अब इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो मेनली हो चुकी है, एक और बच जाता है जिप्सम और क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके यूजेस आप पढ़ लेना। इसके यूजेस मैं आपको बता देता हूं कि लॉन्ड्री में यूज होते हैं। ठीक है, फिर इसके यूजेस जो होते हैं वो क्लोथ क्लीनिंग में होते हैं। फिर इसके जो यूज होते हैं वो क्या, अभी आपने देखा कि ये क्लोरीन गैस जो होती है इसके रिएक्शन से ये बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है आपको ये याद रखना है, इसका केमिकल जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो और भी इनके यूजेस होते हैं वो सब आप पढ़ के जाना एग्जाम टाइम में। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब आ जाता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम भी एक कॉमन सॉल्ट होता है, जिसका जो केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4
H2O होता है। इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर से रिएक्ट करता है तब जिप्सम फॉर्मेशन होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो जिप्सम कैसे फॉर्म होता है? इट विल प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस with water molecules to produce molecule to form gypsum। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से की रिएक्शन से पीओपी का जो फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ये क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसमें वाटर के जो होते हैं वो हाफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये रिएक्ट करता है, इसके रिएक्शन जिप्सम की, यहाँ जिप्सम फॉर्मेशन की रिएक्शन यहाँ लिख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। जब ये रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल से। तो ये क्या बनाता है और इसको क्या करते हैं? 373 केल्विन पे हीट करते हैं। 373 डिग्री केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या फॉर्म करता है? यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये क्या है? जिप्सम है हमारा, जिप्सम। ये जिप्सम है, ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन 373 डिग्री केल्विन पे हीट करने से होती है। हीट यानी ट्रायंगल बना दिया सिंबल के जरिए। तो ये हीट करते तब हमें मिलता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो देखते हो किसी के हाथ में फ्रैक्चर आ जाते हैं तो ये चीज जो होती है पीओपी, ये यूज की जाती है उसके फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए, ठीक। इससे पहली बार जो है पेरिस में खोजा गया था, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। जिस इंसान ने खोजा था, वो जिस इंसान ने इसे डिस्कवर किया था वो पेरिस के ही थे और पेरिस में ही किया था, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे होता है खत्म। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है ये सफिशिएंट है। अगर आप ये सारा पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन कर ले रहे हो तो इसका मतलब ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आपकी तैयारी हो रखी है इस चैप्टर की। और अगर नहीं, आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो उस टॉपिक की आप स्पेशलाइज्ड वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं कि आपको किस किस चीज में दिक्कत आ रही है, या आपको क्वेश्चन के जरिए पता चलेगा। तो आप इस पे क्वेश्चन जरूर लगाएं, इनके रिएक्शंस पे जरूर लगाएं, इनके रिएक्शन जो होते हैं इनके एग्जांपल लेकर जरूर करें। और जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखो तो उसमें कोशिश क्या करो कि जो आपकी बुक में रिएक्शन है आप वो रिएक्शन याद करो, वो रिएक्शन लिखो। ये अपने से मतलब रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन आपको बुक वाली बार बार लिखनी है ताकि आपको याद हो जाए। तो ये चैप्टर हमारे यहीं पे होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आएंगे। जैसे आज की क्लास में क्या थी, थ्योरी 1% होगी जो कि सिर्फ डेफिनेशन लिखवाने में गई है, नहीं तो बाकी सारे क्या थे, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर ये आज की क्लास डिपेंड थी। तो अगली क्लास भी होगी, लेकिन वो टॉप 10 क्वेश्चंस की होगी जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, कोई थ्योरी नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए।